ऑल राइट, सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। 14 सितंबर को आप लोग का सीडीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है और सीडीएस के एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। आपको हम बताए थे कि जो हम लोग का मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, इसका जो चैप्टर है गांधीयन इरा, ये हम लोग ख़त्म कर देंगे 1 सितंबर को रात में 8 बजे लाइव आके। बट लाइव नहीं आ पाए, हम कहीं और बिजी हो गए थे। बट एज़ प्रॉमिस्ड ये वीडियो आज रात में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्रोबेबली 2 तारीख को सुबह जब आप उठोगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, और इसी के साथ हम लोग ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए रहेंगे। कुछ बात और, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम लोग का बस 2 चैप्टर बचेगा। पहला इंडियन नेशनल कांग्रेस, जहाँ पे हम लोग ये पढ़े हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के पहले कौन कौन सी संस्थाएं जो हैं वो बनी, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद कौन कौन से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो बने। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, दैट इज़ एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। एंड फाइनली हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर जनरल्स के बारे में, और उसके साथ साथ आपका मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कंप्लीट ही खत्म हो जाएगा, और इतना सफिशिएंट होगा आपके सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए, या फिर चाहे सीएससी के एग्ज़ाम के लिए, इवन फॉर सीएससी जितने जितने डिटेल में हम लोग गए हैं, ये सीडीएस, सीएससी, सीएपीएफ सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या रहेगा हमारा, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। तो गांधीयन एरा का 2 वीडियो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो, ये आपका थर्ड पार्ट है। तो जो 2 पार्ट है उसको हम लोग क्विक समराइज करेंगे, फटाफट समरी पढ़ेंगे, उसका हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस समरी बताएंगे आपको। उसके बाद हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो पहले हम लोग बात किए गांधी जी के बर्थ प्लेस के बारे में, इनके बचपन के बारे में, बचपन कैसा बीता इनका, राइट, इनका स्कूलिंग कहाँ पे हुआ, जो बुक ऑटोबायोग्राफी में उसके बारे में पढ़े हम लोग। माई एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रूथ में क्या क्या बातें बताई गई उसके बारे में पढ़ें। इनके जो पॉलिटिकल मेंटर उनका नाम आप ध्यान रखोगे, गोपाल कृष्ण गोखले। स्पिरिचुअल मेंटर का नाम ध्यान रखोगे। इनके स्कूलिंग के बारे में बात किए, और बात किए इनके लॉ स्टडीज़ के बारे में, जहाँ पे जो कि इनर टेम्पल में होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात किए कि ये कैसे साउथ अफ्रीका जाते हैं और इनको काम मिलता है कहाँ पे, दादा अब्दुल्ला की शिपिंग कंपनी में। ठीक है, 7 जून वो दिन है जब महात्मा गांधी के पास एक वैलिड पास रहता है, टिकट रहता है, तब भी इनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है, राइट। और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में चल रहा था, महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं कि इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाना स्टार्ट करेंगे। और इसी का रिजल्ट क्या होता है, 1894 में नतल इंडियन कांग्रेस जो है, ये एक पॉलिटिकल बॉडी जो है, ये फॉर्म इसका गठन होता है। ठीक है, नटल इंडियन कांग्रेस जो इसका गठन होता है। और 1899 में बोर वार स्टार्ट होता है। बोर वार में महात्मा गांधी जो है ये इंडियन एम्बुलेंस सर्विस जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बताया था कि 1901 का कलकत्ता सेशन, जहाँ महात्मा गांधी आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, बट लीड करने से, प्रिसाइड करने से मना कर देते हैं। इस अधिवेशन को प्रिसाइड करने वाले इंसान हैं दीनशॉ वाचा जो है एक मॉडरेट लीडर होते हैं। इसके बाद महात्मा गांधी वापस साउथ अफ्रीका जाते हैं और अपना जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो चल रहा था वहाँ पे, उसके खिलाफ लड़ाई जो है वो कंटिन्यू करते हैं। इस लड़ाई के दौरान 1904 में महात्मा गांधी जो है इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार स्टार्ट करते हैं, एक वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं। और ये न्यूज़पेपर जो है वो मल्टीपल लैंग्वेज में स्टार्ट किया जाता है, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, तमिल, ये सब लैंग्वेज में इस पेपर को स्टार्ट किया जाता है। क्यों? ताकि भारत के जो डाइवर्स कम्युनिटी के लोग हैं सबके पास ये अखबार पहुंचे, लोग यूनाइट हों और इस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ खड़े हो जाएं। इसके अलावा 1904 में आपको बताया था कि महात्मा गांधी जो है वो फोनिक्स आश्रम सेटअप करते हैं। 1907 में महात्मा गांधी एसेटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसको आप ब्लैक एक्ट बोलते हो, उसके खिलाफ विरोध करते हैं। 1909 में हिंद स्वराज लिखते हैं। ये सब आपको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले, एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ हम लोग बस रिवाइज कर रहे हैं, समरी देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1913 गिरमिटियास के ऊपर जो टैक्स था, इसके खिलाफ महात्मा गांधी एक बड़ा आंदोलन छेड़ देते हैं। और 1914 में ये इंडियन हॉस्पिटल यूनिट स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो चुका था, और वर्ल्ड वॉर 1 में ये अंग्रेजों का साथ देते हैं। और साथ कैसे देते हैं, इंडियन हॉस्पिटल यूनिट को स्टार्ट करके, इस उम्मीद के साथ कि अंग्रेज जो हैं ये भी साउथ अफ्रीका की लड़ाई में इनका साथ देंगे, बट ऐसा कुछ होता नहीं है ना। फाइनली 9 जनवरी 1915 वो दिन जब महात्मा गांधी भारत लौट आते हैं, जिसको हम लोग NRI डे के तौर पे मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे मनाते हैं। और मई 1915 महात्मा गांधी करते हैं, मई 1915 महात्मा गांधी एक आश्रम सेटअप करते हैं भारत में, जिसका नाम है कोचराब आश्रम। यही कोचराब आश्रम जो है 2 साल के बाद शिफ्ट हो जाएगा, उसको आप साबरमती आश्रम बोलोगे।
ठीक है। ध्यान रखना, जो पहला आश्रम महात्मा गांधी का था वो साबरमती आश्रम नहीं था, वो था कोचराबा आश्रम। यही 1917 में शिफ्ट हो जाएगा साबरमती रिवर के पास, हेंस द नेम साबरमती आश्रम। और महात्मा गांधी के सारे आंदोलन का ये बड़ा बेस बनता है। इसके बाद महात्मा गांधी अपना पहला आंदोलन जो है छेड़ते हैं। फर्स्ट आंदोलन महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917, ठीक है। तीन कठिया सिस्टम के खिलाफ था ये। और महात्मा गांधी को यहाँ पे कौन बुलाता है, तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला जो है महात्मा गांधी को इनवाइट करते हैं। हालांकि महात्मा गांधी के साथ कुछ और भी लीडर्स यहाँ पे मौजूद होंगे। फॉर एग्जाम्पल मजहर उल हक, राजेंद्र प्रसाद, नरहरी पारेख और जेबी कृपलानी। एक गवर्नमेंट इंक्वायरी सेटअप जो है, एक गवर्नमेंट इंक्वायरी कमेटी जो है उसका गठन होता है, वो सेटअप किया जाता है। और इस गवर्नमेंट इंक्वायरी कमेटी में महात्मा गांधी ये अंग्रेजों से मनवा लेते हैं कि भाई जो तीन कटिया सिस्टम है वो बहुत वाहियात है और आपको 25% जो है देना पड़ेगा, है ना। जितना भी नुकसान हुआ है उसका 25% मुआवजा जो है यहाँ पे लोगों को देना पड़ेगा, ठीक है। कंपनसेशन जो है देना पड़ेगा, राइट। इसके बाद अगला आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में होता है। ये महात्मा गांधी का पहला हंगर स्ट्राइक था। कहाँ पे? इंडिया में। यहाँ पे जो वर्कर्स थे वो प्लेग बोनस डिमांड कर रहे थे और वो डिमांड कर रहे थे कि उनका सैलरी जो है वो 50% हाइक हो जाए। लेकिन महात्मा गांधी लेकिन जो अंग्रेज हैं देने से इनकार करते हैं। अंग्रेज का कहना है कि भाई 20% ही हाइक करेंगे। महात्मा गांधी इंटरवेन करते हैं, 35% पे फिक्स किया जाता है। ये करवाने के लिए महात्मा गांधी जो है बेसिकली हंगर स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जा रहा है, बहुत डिटेल में आपको ऑलरेडी हम पढ़ा रखे हैं, ठीक है। उसके बाद होता है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, जहाँ पे महात्मा गांधी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स थे। ये महात्मा गांधी का पहला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था भारत में। यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है मौजूद होंगे, रविशंकर व्यास मौजूद होंगे, नरहरि पारेख मौजूद होंगे और मनोहर लाल पांडे भी मौजूद होंगे, ठीक है, राइट। चलिए, मनोहर लाल पांडा होगा, एक्चुअली पांडे नहीं, पांडे हैं, पांडा ही है, ठीक है। उसके बाद बात की थी हम लोग रॉलेट एक्ट के बारे में, जिसको एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट बोलते हो, जिसको आप ब्लैक एक्ट बोलते हो। बेसिकली 1915 का एक एक्ट था, डिफेंस ऑफ इंडिया रेगुलेशन एक्ट। और इसी एक्ट का एक्सटेंडेड जो वर्जन है जिसको आप रॉलेट एक्ट जो यहाँ पे बोले हो, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे इस एक्ट के खिलाफ जो जितने भी चुने हुए लीडर्स थे, जिन्ना हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, मजहर उल हक हो गए, ये लोग जो हैं रिज़ाइन कर देते हैं अपने अपने पोस्ट से, ये लोग रिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। चलिए, इस एक्ट के बाद जलियांवाला बाग मैसेकर होता है 1919 में, जिसके बारे में आपको हम डिटेल में बता रखे थे, है ना। दो इंसान सैफुद्दीन किलचू और डॉक्टर सत्यपाल जो इनको 9 तारीख को अरेस्ट किया जाता है। 10 तारीख को बहुत लोग निकलते हैं, इसके खिलाफ जो है विरोध करते हैं। और 13 तारीख को बैसाखी का फेस्टिवल होता है और लोग बैसाखी मनाने के लिए जलियांवाला बाग में जुटते हैं। यहाँ पे कुछ लोकल लीडर भी आते हैं जो कि दो चीज़ के खिलाफ बोल रहे थे, दो चीज़ के बारे में, दो चीज़ को रोक रहे थे, दो चीज़ को कंडेम कर रहे थे, बोल सकते हो आप, राइट। पहला था आपका ब्लैक एक्ट, दैट इज जोला एक्ट। और दूसरा क्या था? दूसरा था आपका जो दो लीडर्स को जो अरेस्ट किया गया था, राइट, सैफुद्दीन किलचू और डॉक्टर सत्यपाल, है ना। इन चीज़ों को लोग कंडेम कर रहे थे, कुछ लोग थे, कुछ लोकल लीडर्स थे जो कि इन दो बातों को कंडेम कर रहे थे, ठीक है। वहाँ पे जनरल डायर एंटर करता है और गोलीबारी जो है स्टार्ट होता है। 1650 बुलेट फायर किए जाते हैं, राइट। एंड है ना, बाकी की कहानी जो आपको हम ऑलरेडी बता रखे हैं, ठीक है। ये 375 जो है यह अंग्रेजी आंकड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करें तो 1000 लोग के आसपास जो है मारे गए हैं, ठीक है। और 1500 के आसपास लोग जो हैं वो जख्मी हुए थे। 1650 जो है वो गोलियां चलाई गई थी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हंटर कमेटी बैठती है। हंटर कमेटी का सेटअप कौन करवाता है? एडविन मॉन्टेग जो इसका गठन करवाते हैं। एंड ये जो कमेटी है इसका नाम होता है डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी। क्योंकि विलियम हंटर इसको लीड कर रहे होते हैं इसलिए आप इसको हंटर कमेटी बोल देते हो। ध्यान रखिएगा, हंटर कमेटी में 3 भारतीय थे। पहला चमनलाल हरिलाल, दूसरा पंडित जगत नारायण और तीसरा सुल्तान अहमद खान। ये 3 भारतीय इस कमेटी में थे। इस कमेटी में कुछ खास होता नहीं है, बेसिकली जनरल डायर को जो है छोड़ दिया जाता है। इवन जब जनरल डायर यहाँ से निकलेगा तो मॉर्निंग पोस्ट नाम का एक अखबार जो है ये जनरल डायर के लिए 30,000 पाउंड जो इकट्ठा भी करता है, ठीक है। और जनरल डायर जब इंग्लैंड पहुंचते हैं तो इनको एज अ हीरो जो है यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़े थे हम लोग 1920 से लेकर 1922 तक। इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़े हम लोग। बैकग्राउंड समझे क्या बैकग्राउंड रहा,
क्या बैकग्राउंड बना, पृष्ठभूमि क्या बना, और पृष्ठभूमि के साथ जो है ये रिवॉल्ट किस तरह आगे बढ़ता चला गया। हर तबके के लोग जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे थे, चाहे मिडिल क्लास हो, स्टूडेंट्स हो, पीजेंट्स हो, वर्कर्स हो, बिजनेस क्लास हो, ट्राइबल हो, राइट। बहुत मास मूवमेंट यहाँ पे चलता है, बहुत लोग जो यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी यहाँ पे आपको दिखता है, राइट। इसके अलावा इस पूरे मूवमेंट के दौरान अवध किसान मूवमेंट स्टार्ट होता है यूपी में, एका मूवमेंट स्टार्ट होता है यूपी में, है ना। मपीला रिवॉल्ट स्टार्ट होता है आपके मालाबार में, ठीक है। ये सब आपको हम ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। इसके बाद इसी दौरान 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नाम का एक स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, उसके जस्ट पहले पहुंचता है, मिलता है चौरी चौरा। और इस चौरी चौरा में क्या होता है, क्राउड जो है वो वायलेंट हो जाएंगे और 22 पुलिसमैन को जला दिया जाएगा, ठीक है, राइट। 22 पुलिसमैन को जला दिया जाएगा। इसके बाद महात्मा गांधी जो है इस मूवमेंट को वापस ले लेंगे, और जब महात्मा गांधी इस मूवमेंट को वापस लेंगे तो बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो महात्मा गांधी से यहाँ पे नाराज होते हैं, आपको दिखाई देंगे। फिर बात की हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, इसके बैकग्राउंड को समझे थे कि महात्मा गांधी का 11 डिमांड्स क्या क्या था, और इस मूवमेंट के साथ सॉल्ट सत्याग्रह चलाया गया। और सॉल्ट सत्याग्रह जो है इसको ही क्यों चुना गया, इसके बारे में भी आपको हम एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात की कि ये जो सत्याग्रह रहा, सॉल्ट सत्याग्रह रहा, ये हर एक स्टेट में जो है किस तरह चलता है। तमिलनाडु में कौन लीड करते हैं, मालाबार में कौन लीड करेगा, उड़ीसा में कौन लीड करेगा, असम में ये फेल हो गया। असम में फेल होने के रीजन आपको बताए थे हम कि हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट हो गया था, इसके अलावा असामीज और बंगालीज कन्फ्लिक्ट हो गया। बिहार में चौकीदारी टैक्स जो है इससे लोग परेशान थे, और इस मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ते हैं। कौन लेके आगे बढ़ता है, अंबिका कांत सिन्हा। बिहार में 2 जगह यहाँ पे रिवॉल्ट दिखता है, यहाँ पे पूरा मूवमेंट दिखता है, चंपारण और सारण, ठीक है। इसके अलावा पेशवार में कौन चला रहा था ये, तो पेशवार में खान अब्दुल गफ्फार खान चला रहे थे, जिनको आप बादशाह खान बोलते हो, जिनको आप बच्चा खान बोलते हो, जिनको आप फ्रंटियर गांधी बोलते हो, जो खुदाई खिदमतगार जो वो चला रहे थे, जिसको आप रेड शर्ट भी बोलते हो, ठीक है, राइट। इसके बाद हम लोग बात की है गांधी इरविन पैक्ट के बारे में। और गांधी इरविन पैक्ट समझते हम लोग ये देखें कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो होता है, जो कि लंदन में होता है, और फेल हो आता है ये, राइट। फेल होता है बिकॉज यहाँ पे कांग्रेस जो है पार्टिसिपेट नहीं करती है। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, जहाँ पे कांग्रेस पार्टिसिपेट करेगी, लेकिन कांग्रेस के साइड से केवल एक लीडर जो है उसमें जाएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, जो कि है महात्मा गांधी, राइट। ये टाई होता है, कोई फाइनल आउटकम यहाँ पे निकलता नहीं है। और फाइनली आपका होता है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको बहुत डिटेल में बताया था कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सेकंड में कौन कर रहा है, थर्ड में कौन कर रहा है, ये सब आपको हम ऑलरेडी बता रखे हैं। नाउ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉमनवेल्थ अवार्ड एंड पूना पैक्ट से। ऑलराइट, सो पूना पैक्ट के बारे में बात करते हैं। पूना पैक्ट एंड कॉमनवेल्थ अवार्ड, इस पैक्ट के बारे में बात करते हैं। तो होता क्या है, 1932 में, पहले तो डेट याद रखना, 1932, ठीक है। तो 1932 में द कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। उस समय जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे, इनका नाम था रामसे मैकडोनल्ड्स। 16 अगस्त 1932 में ये इस अवार्ड को अनाउंस करते हैं, ठीक है। और बोलते हैं कि भाई एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम था लोथियन कमेटी, जिसको आप इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी भी बोलते हो। बोला गया कि पूरा जो आपका कम्युनल अवार्ड है वो इसी इंडियन फ्रेंचाइजी कमेटी, या फिर ये बोल लो कि लोथियन कमेटी के फाइंडिंग्स के बेस्ड के ऊपर आधारित है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि भैया हम सीट्स जो है रिजर्व करना स्टार्ट करेंगे। किसके लिए, तो माइनॉरिटी के लिए और डिप्रेस्ड क्लास के लिए, ठीक है, राइट, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे माइनॉरिटीज कौन कौन है, तो मुस्लिम है, यूरोपियंस भी हैं, यूरोपियंस को भी यहाँ पे माइनॉरिटी बताया गया है, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, इसके अलावा आपका डिप्रेस्ड क्लास है ना, दैट इज शेड्यूल कास्ट वगैरह, इन सबको इसके अंदर रखा गया। इवन मराठास में भी कुछ सीटें जो है रिजर्व की गई, 7 सीटें जो हैं मराठास के लिए बॉम्बे में रिजर्व की गई, ठीक है। कुछ की प्रोविजंस हैं, कुछ प्रावधान हैं जो कि इस कम्युनल अवार्ड में बोला गया, इनको आप ध्यान रखोगे। पहला बात कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है, यहाँ पे सीटों का जो बंटवारा है वो कम्युनल बेसिस पे होगा। दूसरा बात ये बोला गया कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के जो सीट हैं वो डबल किए जाएंगे। इसके अलावा बोला गया कि मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में है, तो दे विल बी ग्रांटेड अ वेटेज, उनको वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। जितने भी प्रोविंस हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अलावा, जितने भी प्रोविंस हैं, उन सारे प्रोविंस में महिलाओं के लिए 3% सीट जो है वो आरक्षित की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं उनको डबल वोट मिलेगा, जो डिप्रेस्ड क्लास के वोट हैं लोग हैं उनको डबल वोट मिलेगा,
डबल डबल वोट कैसे मिलेगा? पहला मिलेगा सेपरेट इलेक्टोरेट के थ्रू और दूसरा मिलेगा जनरल इलेक्शन में, दूसरा इस्तेमाल होगा जनरल इलेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा जो लेबर्स हो गए, लैंडलॉर्ड हो गए, ट्रेडर हो गए, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, इन सबको सीट का एलोकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। इवन जो बॉम्बे का जो प्रांत है, जो बॉम्बे प्रोविंस है, वहाँ भी 7 सीट जो है रिजर्व रहेगा इसके लिए, मराठास के लिए। तो ये जो है कुछ की प्रोविजंस थे, ये कुछ की प्रोविजंस थे। अब इसके खिलाफ जो है कांग्रेस गवर्नमेंट क्या बोलती है, क्या रिएक्शन आता है? तो रिएक्शन के बारे में बात करें, तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर था कि यहाँ पे डिवाइड एंड रूल जो है टैक्टिक्स अपनाया जा रहा है, डिवाइड एंड रूल टैक्टिक्स अपनाया जा रहा है। ये बात जो है बहुत साफ साफ हो गया था, ठीक है। कांग्रेस जो है वो इसके फेवर में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन ध्यान रखिए कि कांग्रेस जो है वो कांग्रेस वाज नॉट इन फेवर ऑफ चेंजिंग द कम्युनल अवार्ड, ठीक है, विदाउट विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज। मतलब कांग्रेस जो है वो कम्युनल अवार्ड को ना एक्सेप्ट करती है और ना ही रिजेक्ट करती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको एग्जाम में घुमा के दे देगा, राइट। साफ साफ बोलते हैं कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया या कांग्रेस ने रिजेक्ट किया। कांग्रेस ना एक्सेप्ट करती है और कांग्रेस ना रिजेक्ट करती है। हालांकि डिसएग्री करती है, कांग्रेस डिसएग्री करती है, बट एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं करती है, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी समझ जाते हैं कि यार ये जो पूरा का पूरा भसड़ मचाया गया है ना, इस पूरे के पूरे पैक्ट में, इसका पीछे एक ही रीज़न है। रीज़न ये है कि यूनिटी जो है देश का वो तोड़ना है, देश के यूनिटी को जो है वो तोड़ने का प्लान था। महात्मा गांधी को बात समझ में आ चुका था। तो महात्मा गांधी जो है यहाँ पे फास्ट अनटू डेथ, है ना, फास्ट अनटू डेथ, वो यरवदा जेल में जो वहाँ पे होते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं कि फास्ट अनटिल डेथ का नारा लगाते हैं कि भाई हम भूख हड़ताल पर जा रहे हैं, हम भूख हड़ताल पे जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो हैं वो महात्मा गांधी से मिलने यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। बी आर अम्बेडकर जाते हैं, MC राजा जाते हैं, मदन मोहन मालवीय जाते हैं, ये सब जाते हैं महात्मा गांधी से यहाँ पे मिलने के लिए, एक कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, जो कि पूना पैक्ट में आपका परिवर्तन हो जाएगा, है ना। वही कॉम्प्रोमाइज़ आप देखोगे पूना पैक्ट। एज अ रिजल्ट यहाँ पे आप पूना पैक्ट देखोगे 1932। पुणे पैक्ट के बारे में बात करते हैं तो ये साइंड बाय B.R. अम्बेडकर ऑन द बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, ठीक है। डिप्रेस्ड क्लास के बिहाफ में B.R. अम्बेडकर पुणे पैक्ट को साइन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिस पुणे पैक्ट अबैंडन्ड द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। लेकिन सीट को यहाँ बढ़ाने के बारे में बात किया गया। सीट बोला गया कि जो 71 सीट था इसको बढ़ा के प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 147 सीट जो है किया गया, 147 सीट जो है किया गया, और सेंट्रल लेजिस्लेचर में 18% सीट जो है इसको बढ़वाया गया, ठीक है। सरकार के बारे में बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो इस पूना पैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, गवर्नमेंट जो है इस पूना पैक्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है। चलिए, कम्युनल अवार्ड के बाद, कम्युनल अवार्ड जो कि 1932 में होता है, पूना पैक्ट जो होता है, इसके बाद महात्मा गांधी को लगता है कि अब मॉरली भी अपलिफ्ट करने का समय आ चुका है। तो मॉरली जो डिप्रेस्ड क्लास थे उनको, डिप्रेस्ड क्लास जिसको महात्मा गांधी जो है हरिजन्स बोलते थे। हरि मतलब क्या होता है? हरि मतलब होता है गॉड, गॉड, है ना, और जन मतलब होता है लोग, है ना, लोग या फिर चाइल्ड, ठीक है। तो हरिजन मतलब होता है कि भगवान के लोग, भगवान के बच्चे, ठीक है। तो ये जो डिप्रेस्ड क्लास है जिनको महात्मा गांधी हरिजन बोल रहे हैं, महात्मा गांधी इनके सेफगार्ड के लिए, इनके लिए कुछ करना चाह रहे थे। एज अ रिजल्ट ऑल इंडिया एंटी टचेबिलिटी लीग जो है बनाया गया महात्मा गांधी द्वारा। ध्यान रखिएगा, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है महात्मा गांधी बनाते हैं सितंबर 1932 में, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर द पूना पैक्ट। इसके बाद एक वीकली जर्नल स्टार्ट करते हैं, इसका नाम होता है हरिजन, ठीक है। 11 फरवरी 1933 को, राइट, ये स्टार्ट किया जाता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? तो पुणे से स्टार्ट होता है, ठीक है, राइट। इसी का अलग अलग एडिशन आता है। जैसे एग्जांपल इसका हरिजन बंधु जो है वो गुजराती लैंग्वेज में, हरिजन सेवक जो है वो हिंदी लैंग्वेज में। तो इसी का अलग अलग वर्जन आता है अलग अलग लैंग्वेज में, ठीक है। यहाँ से कहानी आगे बढ़ता है और बात करेंगे हम लोग अगस्त ऑफर के बारे में, जो कि 8 अगस्त 1940 में साइन किया गया। ऑलराइट, सो अगस्त ऑफर के बारे में बात करते हैं। डेट ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त 1940। लेकिन अगस्त ऑफर आने के पहले कुछ बैकग्राउंड था, उसको हम लोग समझेंगे। हुआ क्या बेसिकली कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है वो 1939 में स्टार्ट हो चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 जो है ये ब्रेकआउट हो चुका था, और जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिश हुकूमत है, वो बिना किसी इंडियन लीडर से परमिशन लिए बिना, बिना किसी इंडियन लीडर से पूछे बिना इंडिया को डिक्लेयर कर देती है कि इंडिया जो है ये एक पार्टिसिपेंट है वॉर का। ये बात डिक्लेयर कर देती है। इससे बहुत सारे लोग जो है नाराज़ हो जाएंगे। कांग्रेस
इसके अलावा अदर इंडियन जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पे अंग्रेजों से नाराज हो जाएंगे। ऑन अदर हैंड 1940 में, मार्च 1940 में मुस्लिम लीग जो है वो लाहौर सेशन में पास कर देती है कि भैया हमको पाकिस्तान चाहिए, हमें जो है पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, राइट। सो टू सिक्योर इंडियन कॉपरेशन इन द वॉर, इंडियन का सहयोग जो है अंग्रेजों को चाहिए होता है। तो इसको सहयोग को सिक्योर करने के लिए, है ना, इंडियंस जो है इस वॉर में पार्टिसिपेट करें, ये सुनिश्चित करने के लिए लेन लिथगो जो है, राइट, ये एक प्रपोजल लेके आते हैं। इसको बोलते हैं अगस्त ऑफर 1940, क्योंकि अगस्त मंथ में लाया गया था इसलिए इसको अगस्त ऑफर बोलते हैं, और नाम के पीछे कुछ खास वजह यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे कुछ की प्रोविजंस हैं, यहाँ पे कुछ बातें जो है बताई गई हैं। अगस्त ऑफर में बोला गया कि डोमिनियन स्टेटस जो है ये इंडिया को मिल जाएगा, डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात किया गया। इसके अलावा ये बोला गया कि जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसमें और इंडियंस को लाया जाएगा, इसमें और सारे इंडियंस को लेके आएंगे हम लोग, है ना। वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा। वॉर के बाद क्या होगा, संवैधानिक असेंबली बनेगा। ठीक है, राइट। ठीक है, तो इसके अलावा बोला गया कि एक संवैधानिक असेंबली बनेगा वॉर के बाद, जहाँ पे इंडियंस जो है अपने संविधान को डिसाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है। और अगर वो माइनॉरिटीज़ का बात मानते हैं, माइनॉरिटीज़ के कंसेंट को मानते हैं, तो हम लोग इसमें हस्तक्षेप जो है नहीं करेंगे। ठीक है, नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अडॉप्टेड विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज़। शर्त यह है कि माइनॉरिटीज़ जो है उनके कंसेंट के बिना आप संविधान को लेकर नहीं आ पाओगे, माइनॉरिटीज़ जो है उनका कंसेंट जो है होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डोमेन स्टेटस तो यहाँ पे इसके बारे में बात की गई थी। ठीक है, राइट। यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या आया, रिस्पॉन्स ये आया कि कांग्रेस रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर, कांग्रेस जो है अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पे नेहरू एक स्टेटमेंट देते हैं कि डोमिनियन स्टेटस कंसेप्ट इज डेड एज अ डोर नेल। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस जो है बेसिकली यहाँ पे नेहरू जी ये बोलते हैं कि डोमिनियन स्टेटस जो है बहुत पुरानी कहानी हो चुकी है, अब हमें कंप्लीट स्वतंत्रता चाहिए, हमको फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस यहाँ पे चाहिए। ठीक है, राइट। ठीक है, इवन महात्मा गांधी बोलते हैं, महात्मा गांधी कॉल्ड इट अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। ठीक है, राइट। आप लोग डूबते हुए बैंक का एक पोस्ट डेटेड चेक हो जिसका कोई वैल्यू है नहीं। मुस्लिम लीग के बारे में बात करें तो मुस्लिम लीग वेलकम डिट, मुस्लिम लीग जो है इसका वेलकम करती है। मुस्लिम लीग का भाई एक ही कहा नाम था कि हमको पाकिस्तान से अलग कर दो, बाकी जो मन वो करो, है ना। अम्बेडकर और डिप्रेस्ड क्लास जो लोग हैं ये लोग भी इसको, देखो अम्बेडकर और डिप्रेस्ड क्लास लोग भी इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये लोग भी इसको फेवर करते हैं, राइट। बहुत सारे लिबरल्स और जो बहुत सारे प्रिंस थे, प्रिंसली स्टेट के लोग जो थे, जो राजा महाराजा थे, वो लोग भी इसको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि बट कांग्रेस जो है, कांग्रेस जो उसके खिलाफ उतर जाती है ना। महात्मा गांधी बोलते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, और कांग्रेस इनके खिलाफ उतर जाती है। यहाँ पे कांग्रेस जो है महात्मा गांधी को बोलती है कि समय आ चुका है कि हम लोगों को फिर से एक सत्याग्रह लॉन्च करना चाहिए। एज अ रिजल्ट महात्मा गांधी जो है यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है लॉन्च कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो लॉन्च हो जाएगा, जो कि 1940 में स्टार्ट होगा। बेसिकली 1940 का जो आखिरी महीना था, नवंबर दिसंबर के आसपास ये डिसाइड किया गया कि इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है किया जाएगा। और इंडिविजुअल सत्याग्रह में गोल क्या था, गोल ये था कि अब हम लोग इंडिविजुअल लेवल पर अपने आप को, है ना, सत्याग्रह कहलवाएंगे, और इस क्रम में अगर जेल जाना पड़े तो वो भी मंजूर है ना, वो भी मंजूर है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा सारे लीडर्स के बारे में कि पहले सत्याग्रही कौन रहे, बहुत बार एग्जाम में पूछ रखा है ये वाला सवाल। ठीक है, तो अच्छा मेन गोल क्या था, मेन डिमांड क्या सत्याग्रह का मेन डिमांड ये था कि हम लोग सामने पब्लिक में जाएंगे और वहाँ पे चिल्लाएंगे कि वहाँ पे एंटी वॉर डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे, वहाँ पे एंटी वॉर डिक्लेरेशन के बारे में बात करेंगे, और वहाँ पे एक मूवमेंट चलाएंगे, जिसमें बोलेंगे हम लोग दिल्ली चलो मूवमेंट, दिल्ली चलो मूवमेंट। और इसी लीडरशिप में पहले जो इंसान सामने आते हैं उनका नाम है आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा इनको सिलेक्ट किया जाता है, ये पहले सत्याग्रही हैं जिनको अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, एंटी वॉर स्पीच दे रहे थे, महाराष्ट्र के पवनार में इनको अरेस्ट किया जाता है। जो सेकंड सत्याग्रही हैं जो अरेस्ट होते हैं उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू। जो थर्ड है वो आपके ब्रह्मदत्त एक कांग्रेसी लीडर, इनको भी पकड़ लिया जाता है। कुल मिला के 25,000 के आसपास लोगों को पकड़ा जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। मूवमेंट जो है दो फेज में स्टार्ट होता है, 1940 और 1941, दो फेज में आपका मूवमेंट यहाँ पे चलेगा।
ठीक है। इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है? इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस ये है कि हम लोग बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैरालाइज नहीं कर रहे हैं, हम लोग बस एक मॉरल प्रोटेस्ट जता रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली लिमिटेड एम था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उखाड़ फेंकने का कोई प्लान नहीं था, बस एक मॉरल प्रोटेस्ट यहाँ पे जताया जा रहा था। ठीक है, राइट। और यही जो है, यही दरवाज़ा बनेगा किसका? यही दरवाज़ा बनेगा आपके क्विट इंडिया मूवमेंट का, जो कि 1942 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो एक बस एक सिंबलिक प्रोटेस्ट था, ये एक सिंबलिक प्रोटेस्ट था। ठीक है, और इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान जो मुस्लिम लीग है, इनका ज़बरदस्त सपोर्ट रहा किसके पास? किसकी तरफ? अंग्रेज़ों की तरफ। क्यों? क्योंकि इनको उम्मीद था कि अंग्रेज जो हैं इनको भीख में एक देश दे देंगे जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान भीख में मिला हुआ देश है, इसलिए इनका हाल जो है भिखमंगों की तरह है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्रिप्स मिशन 1942, ईयर 1942। सो क्रिप्स मिशन पढ़ने के पहले कुछ बैकग्राउंड समझ लो आप लोग, है ना। हो क्या रहा था यहाँ पे? हो ये रहा था कि वर्ल्ड वॉर 2 जो है ये चल रहा था, और यहाँ पे अंग्रेजों का हालत ख़राब हो रहा था। यहाँ पे अंग्रेजों का हालत ख़राब हो रहा था। इस वॉर में जापान कूद चुका था। थोड़ा सा डिटेल में अगर आपको बताएं तो 1 सितंबर 1939 को ये वॉर स्टार्ट हो चुका था, और 13 अगस्त 1945 तक, लगभग 13 अगस्त 1945 तक ये वॉर चला। हुआ क्या यहाँ पे कि जर्मनी जो है, राइट, एक मिनट, एक सेकंड, चलो। यहाँ पे क्या है कि जर्मनी जो है वो अटैक करता है कहाँ पे? पोलैंड पे। जर्मनी अटैक पोलैंड, और जर्मनी के हिटलर जो है, इनका गोल था कि वर्ल्ड में बस एक ही दुनिया हो, पूरे दुनिया में बस एक ही नेशन होना चाहिए, वो है जर्मनी। ठीक है, सो 1 सितंबर 1939 को ये पोलैंड पे अटैक कर देते हैं, राइट। और इस पूरे पूरे वॉर में इंग्लैंड जो है ये एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। इंग्लैंड जो थे ये एक्टिव पार्टिसिपेंट थे। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ना, ये दो लोगों के बीच में हुआ, दो पावर्स के बीच में लड़ाई लड़ा गया। पहला आपके एलीट पावर, और दूसरा आपके एक्सिस पावर। एलीट पावर एंड एक्सिस पावर। एलीट पावर जो है यहाँ पे सारी पावरफुल कंट्रीज थी, यूएसएसआर ये सब थे, राइट। और एक्सिस पावर में कौन थे आपके? इटली, जर्मनी, जापान, है ना। इटली, जर्मनी, जापान। जर्मनी जो है यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो रशिया है, यूएसएसआर जो है, इस पर भी अटैक कर देता है, और यूएसएसआर जो है ये भी लड़ाई में घसीट दिया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली जर्मनी के साइड से कौन था? हिटलर था, जो कि तबाही मचा रखा था। और इटली की तरफ से कौन था? बेनिटो मुसोली, है ना। एक्सिस पावर के अंदर कौन थे आपके? जर्मनी में कौन था? आपका हिटलर था। और इटली में कौन था? बेनिटो मुसोली। इसके अलावा जापान भी यहाँ पे इन्वॉल्व था, जापान भी यहाँ पे एक्सिस पावर में इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये दोनों जबरदस्त टक्कर दे रहे थे किसको? अंग्रेज को, है ना। जर्मनी के हिटलर और इटली के बेनिटो मुसोली जो हैं, है ना, ये दोनों मिलकर जबरदस्त टक्कर दे रहे थे किसको? अंग्रेज को। ठीक है, और वॉर अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा था। सबसे पहले इटली के जो बेनिटो मुसोली हैं उनका नंबर आया। जो बेनिटो हैं उनको समझ में आ गया कि क्या होने वाला है। अपने वाइफ के साथ जो है स्विट्जरलैंड भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन रास्ते में एलीट फोर्सेस जो इनको पकड़ लेती है। इनको रोम के सड़कों पे उल्टा लटका के फेस पे 30 गोली मारी जाती है। यह देख के हिटलर जो है वो कहीं ना कहीं सहम जाता है, समझ जाता है कि अगला नंबर भी यह हमारा होने वाला है, अगला नंबर जो है वो हमारा होने वाला है। तो कहीं हमारा नंबर भी जो है बेनिटो मुसोली की तरह ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, ईवा ब्राउन के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन के साथ ये सुसाइड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और ये जो है आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड करके निकल लेते हैं। बचा कौन? जापान, है ना। बचा कौन? जापान जिसको ना द ओवर स्मार्टेस्ट, है ना, उस समय जो ओवर स्मार्ट जो कंट्री था वो जापान था, है ना। जिसको फौज के भाषा में बोलते हैं चटकी मारने वाला, है ना, चटकी मारने वाला। तो ये वही था, जापान वही था। जापान क्या करता है 1941 में अमेरिका का एक नेवल बेस था जिसका नाम था पर्ल हार्बर पर अटैक कर देता है। और इस अटैक में बहुत सारे नेवल ऑफिसर जो हैं वो मर जाते हैं। इस अटैक का नाम था ऑपरेशन टोरा टोरा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टोरपेडो अटैक किया गया था। ठीक है, इसके बाद अमेरिका डिसाइड करता है कि वो बदला लेगा, रिवेंज लेगा, और 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे 2 बम फेंकता है, राइट। हिरोशिमा में 6 अगस्त को एक बम फेंका गया, इसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को नागासाकी में एक बम फेंका गया, उसका नाम था फैट मैन। तापमान ऐसा न्यूक्लियर अटैक था, और इस अटैक के बाद पूरे शहर का तापमान जो है वो लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस तक फैल गया। ठीक है,
1 लाख के ऊपर लोग जो है वेपराइज हो गए, हम पता ही नहीं चला कहाँ गए वो लोग, पता ही नहीं चला कहाँ गए। और 14 अगस्त 1945 को 45 में जापान अपने घुटने पे चला आता है अमेरिका के सामने, है ना, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसका अंत होता है। लेकिन इन सब चीज़ के दौरान, इन सब चीज़ के समय इसका रिलेवेंस क्या है? रिलेवेंस ये है कि बाहर में देखो 1939 में वॉर स्टार्ट हो चुका था, 1939 में वॉर स्टार्ट हो चुका था, और जो ब्रिटिश हुकूमत है इनका फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा था, और ये बात हमें मालूम था, ये बात हम लोग को मालूम था, ठीक है। तो बैकग्राउंड में पहला बात कि वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, और वर्ल्ड वार 2 में जो है जापान एंटर कर चुका था, और जापान है ना, जो आपके एक्सेस पावर थे ये अच्छा खासा टक्कर दे रहे थे किसको? एलीट पावर्स को। अंग्रेजों का हालत ख़राब था, इसलिए अंग्रेज जो हैं वो इंडियन से कॉपरेशन का डिमांड कर रहे थे कि भैया आप लोग आइए, वॉर में हमारा कॉपरेशन दीजिए, सहयोग कीजिए, है ना। और इसी सहयोग की उम्मीद में जो ब्रिटिश के पीएम थे उस समय, है ना, चर्चिल, ये क्या करते हैं, ये स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजते हैं 1942 में। 1942 में, है ना, स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजते हैं। इसका नाम होता है क्रिप्स मिशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या बातें बताई गई, जो है बताई गई, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे पहला प्रोविज़न ये था कि डोमिनियन स्टेटस जो है वो दे दिया जाएगा भारत को, डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। वॉर के बाद एक संवैधानिक सभा बनेगी, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा, राइट, जहाँ पे इंडियंस अपना संविधान लिखेंगे। मेंबर्स ऑफ दिस असेंबली वुड बी पार्शियली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली, है ना, कुछ लोग पार्शियली इलेक्टेड होंगे, कुछ लोग पार्शियली नॉमिनेटेड होंगे, है ना। पहला बात क्या बोला गया कि यूनियन की डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। दूसरा बात ये बोला गया कि संवैधानिक सभा बनेगी जहाँ पे आधे लोग जो हैं वो पार्शियली इलेक्ट होके आएंगे प्रोविंशियल असेंबली से, और पार्शियली जो है नॉमिनेट होके आएंगे। और अगर सब कुछ सही रहा, अगर दो कंडीशन मैच हुआ तो अंग्रेजी हुकूमत जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ये इस संविधान को एक्सेप्ट कर लेगी। दो कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन ये था कि अगर कोई प्रांत, कोई प्रोविंस बोलता है कि नहीं हमको सेपरेट होना है, अलग होना है, तो हम लोग उसको अलग कर देंगे, हम लोग उसको अलग करेंगे, उसको ज़बरदस्ती रखेंगे नहीं पकड़ के। और दूसरा डिमांड क्या था? दूसरा डिमांड ये था कि यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा, ठीक है, राइट, ट्रांसफ़र ऑफ पावर होगा टू सेफ गार्ड रेशियल एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे इन दोनों बात को बोला गया, राइट। चलिए ओके, सो अब क्या होता है, एक और बात ध्यान रखना, इन दोनों बात के लिए एक और बात यहाँ पे बोला गया था कि द डिफेंस ऑफ इंडिया वुड रिमेन इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो डिफेंस ऑफ इंडिया है ये अंग्रेजों के हाथ में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रोविजन थे। प्रोविजन नंबर 1, संवैधानिक सभा बन जाएगी वॉर के बाद। दूसरा, डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। तीसरा, अगर कोई राज्य, कोई प्रोविंस, है ना, सुपरसीड करने का प्लान करे, अलग होने का प्लान करे, तो हम लोग उसको अलग होने देंगे। और चौथा, जो भारत का डिफेंस है वो किसके अंदर रहेगा? वो अंग्रेजी हुकूमत के अंदर रहेगा, ठीक है। कांग्रेस इसके खिलाफ आती है, कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, लेकिन मुस्लिम लीग जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगी, बिकॉज यहाँ पे मुस्लिम लीग के फ़ायदे के बारे में बात किया गया था। यहाँ पे बोला गया था कि कोई भी अगर प्रोविंस अलग होना चाहे तो अलग हो सकता है ना, राइट। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग के फ़ायदे में बात किया गया था, इसलिए मुस्लिम लीग जो इसको एक्सेप्ट करेगी, लेकिन कांग्रेस इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले बैकग्राउंड को समझो। बैकग्राउंड में क्या चल रहा है? बैकग्राउंड में जो है आपका क्रिप्स मिशन जो है फेल हो चुका है। इसके अलावा वर्ल्ड वार 2 जो है वो इंडिया के डोर तक चला आया। हुआ क्या बेसिकली कि जब जापान, देखो क्या था, इंडिया जो उस समय किसके अंदर था? अंग्रेजों के अंदर था। इंडिया अंग्रेजों के अंदर था और जापान अंग्रेजों के खिलाफ था। एज अ रिजल्ट हाई चांस था कि जो आपका बंगाल और उड़ीसा वाला एरिया है वहाँ से जापानीज एंटर कर सकते थे भारत में, ठीक है। तो उसका भी हमें खतरा था। इसके अलावा जो लोग थे उनके अंदर पॉपुलर डिसकंटेंट था किस चीज़ को लेके? प्राइस को लेके, इन्फ्लेशन को लेके, है ना, बढ़ते हुए महंगाई को लेके। तो इन सब चीज़ों से लोग परेशान थे। एज अ रिजल्ट यहाँ पे एक क्विट इंडिया रेजोल्यूशन जो है पास किया जाएगा। कहाँ पे? वार्धा में।
साल 1942, साल 1942 कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है ये लोग मिलते हैं कहाँ पे, वार्धा में। वार्धा में कांग्रेस वर्किंग कमेटी मिलेंगे और महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा, उसको बोला जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। डिमांड जो है साफ साफ था, इमीडिएट एंड टू ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जल्द से जल्द अब जो अंग्रेजी हुकूमत है उनको निकालना यहाँ से। ठीक है। और इसमें बढ़ चढ़ के लोग जो है पार्टिसिपेट करते हैं, मास सिविल डिसोबीडियंस होता है, हर जगह स्ट्राइक होगा, हड़ताल होगा, लोग बॉयकॉट करेंगे, है ना। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो रिजाइन करना चालू, वो क्या बोलते हैं, वो कांग्रेस के साथ मिलना चालू कर देंगे, उनको बताना चालू कर देंगे क्या चल रहा है। इसके अलावा सोल्जर्स जो हैं, है ना, सोल्जर्स को बोला गया कि आप आर्मी मत छोड़ना। सोल्जर्स को बोला गया डू नॉट लीव द आर्मी, आर्मी को लीव मत करना, आर्मी में रहना, आर्मी में रहना, लेकिन किसी पे फायर मत करना, किसी पे फायर मत करना, है ना। गवर्नमेंट सर्वेंट को बोला गया कि जॉब से रिजाइन मत करना, जॉब में रहना और पल पल की खबर जो है वो कांग्रेस को पहुंचाते रहना, अंग्रेजी हुकूमत का काम मत करना। ठीक है। स्टूडेंट को बोला गया कि इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ देन ओनली लीव योर स्टडीज़। पेजेंट को बोला गया कि इफ़ जमींदार सर एंटी गवर्नमेंट, अगर आपका जमींदार एंटी गवर्नमेंट है तो ही उसको रेंट दीजिए, और अगर आपका जमींदार प्रो गवर्नमेंट है उसको रेंट देना बंद करिए। ठीक है। प्रिंसेस जो थे, जो घराने थे, जो राजकुमार थे, प्रिंसेस थे, उनको बोला गया कि सपोर्ट द मासेस, या तो हमें सपोर्ट करो, एल्स एक्सेप्ट सॉवरेनिटी ऑफ योर पीपल, या फिर अपने लोगों के संप्रभुता को, सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट करो। ठीक है। तो यहाँ पे नारा दिया गया, यहाँ पे एक नारा दिया गया डू और डाई, यहाँ पे नारा दिया गया डू और डाई, वी शैल आइदर फ्री और डाई इन एन अटेम्प्ट, या तो हम लोग को आज़ाद होना है या तो इस प्रयास में अपना कुर्बानी देना है। वी शैल नॉट लिव टू सी द परपेचुएशन ऑफ आवर स्लेवरी। ठीक है। वी शैल नॉट लिव टू सी द परपेचुएशन ऑफ आवर स्लेवरी, ये सब बातें यहाँ पे बोली गई और बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ पे आंदोलन देखा गया। ठीक है, राइट। इस आंदोलन के बारे में बताया आपको हम थोड़ा सा और डिटेल, रुको, हाँ, लेट मी टेक अ फ्रेश पेज। इस आंदोलन के बारे में कुछ और डिटेल आपको बताएं तो ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट, है ना। यंग अरुणा आसिफ अली, यंग अरुणा असफ अली बहुत कम एज में, राइट, ये फ्लैग होस्ट करती हैं 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त को ये फ्लैग होस्ट करती हैं। ठीक है। इसके अलावा पब्लिक रैम्पेज देखा गया, जितने भी जनरल एरिया, ऐसा पब्लिक एरिया जहाँ पे ब्रिटिश के सोवरेनिटी को दिखाया जाता, अंग्रेजी हुकूमत के बारे में बात हो रही थी, अंग्रेजी की अथॉरिटी के बारे में बात हो रहा था, कोई भी ऐसा एरिया जो कि सिंबल ऑफ अथॉरिटी दिखा रहा था उस पर अटैक किया गया। नेशनल फ्लैग जो है वो फहराए गए, पब्लिक बिल्डिंग पर अटैक होता है, पब्लिक बिल्डिंग मतलब गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक होता है। इसके अलावा सत्याग्रही जो हैं अपने आप को अरेस्ट करवाते हैं, जितने भी ब्रिज हैं, द ब्रिजेस वेयर ब्लोन अप, ब्रिज जो है उसको उड़ा दिया गया। रेलवे ट्रैक्स जो है उसको उड़ा दिया गया ताकि ट्रूप्स का मूवमेंट ना हो पाए। टेलीग्राफ जो लाइंस थे उसको कट कर दिया गए ताकि तुरंत जो है अंग्रेजों को सपोर्ट ना मिले, कहीं से कांटेक्ट ना हो पाए, कांटेक्ट स्टैब्लिश ना हो पाए, राइट। इसके अलावा स्कूल में स्ट्राइक्स किए गए, कॉलेज में स्ट्राइक किए गए, बहुत सारे पोजेशंस, राइटिंग्स, है ना, ये सब लिखे गए, बहुत सारे पत्रिका लिखे गई। ठीक है। उसके अलावा जो आपके अहमदाबाद के वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे आ गए, बॉम्बे के वर्कर्स, जमशेदपुर के वर्कर, है ना, पुणे के वर्कर, सारे वर्कर्स जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट में चले आते हैं। ठीक है, मतलब कि मास प्रोटेस्ट यहाँ पे देखा गया, मास सिविल प्रोटेस्ट यहाँ पे देखा गया। इसके अलावा ध्यान रखिएगा उषा मेहता, एक नाम, बड़ा नाम, उषा मेहता। ठीक है, ये अंडरग्राउंड रेडियो स्टार्ट कर देती हैं अगेंस्ट ब्रिटिश, अंग्रेज अगेंस्ट ब्रिटिश। इसके अलावा बहुत जगह पैरेलल गवर्नमेंट भी आपको देखने मिलेगा, पैरेलल गवर्नमेंट देखने मिलेगा। फॉर एग्जांपल बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट मिलेगा किसके अंदर, चित्तू पांडे के अंदर। बहुत बार पूछा गया ये एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। चित्तू पांडे के अंदर जो है आपको बलिया में दिखाई देगा, है ना, आपका पैरेलल गवर्नमेंट। इसके अलावा रुको, प्रॉपर लिख ही देते हैं यहाँ पे ना, प्रॉपर लिख ही देते हैं। तो बलिया में पैरेलल गवर्नमेंट कौन स्टार्ट करता है, आपका चित्तू पांडे।
चित्तू पांडे, ठीक है। इसके अलावा तामलुक कहाँ पे है? बंगाल में है। बंगाल में कहाँ पे है? बंगाल के मिदनापुर में। तामलुक कहाँ पे है? बंगाल के मिदनापुर में, बंगाल के मिदनापुर में, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे कि पैरेलल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया, राइट। जतिया सरकार यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, जतिया सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट के नाम पे जतिया सरकार स्टार्ट हो गया था, राइट। पीपल स्टार्टेड टू ऑर्गेनाइज द विद्युत वाहिनी, पीपल जो है विद्युत वाहिनी को ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिए थे यहाँ पे। इसके अलावा सतारा है ना, सतारा में प्रति सरकार स्टार्ट हो गया, प्रति सरकार, प्रति सरकार, प्रति सरकार, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत सारे यंग लोग, वुमेन फॉर एग्जांपल आपके अरुणा आसिफ अली, है ना, आपके सुचिता कृपलानी, उषा मेहता, ये सब यहाँ पे पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दी थी। वर्कर, पीजेंट, राइट, ये सब यहाँ पे सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बोलो सॉरी, इस पूरे मूवमेंट को, ठीक है। कौन कौन सपोर्ट नहीं किया, ध्यान रखिए, कौन कौन सपोर्ट नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सपोर्ट नहीं करता है। तो कम्युनिस्ट जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, मुस्लिम लीग जो है ये सपोर्ट नहीं करती है, इनका एक ही डिमांड था कि भैया हमें पाकिस्तान पकड़ा दो, हम निकले यहाँ से। हिंदू महासभा भी यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता है, ध्यान रखिए, हिंदू महासभा जो है ये भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, राइट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का डिमांड बढ़ते जा रहा था और पाकिस्तान के बढ़ते डिमांड को काउंटर करने के लिए यहाँ पे सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला जो है इसको लेके आएगा, इसको बोलते हैं राजा जी फॉर्मूला, 1944 में आता है, ठीक है। अब राजा जी फॉर्मूला के बारे में बात करें तो जो आपके सी राजगोपालाचारी जो थे ये वेटरन कांग्रेस लीडर थे, और इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो बैकग्राउंड में ये चल रहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये बहुत अच्छे से नहीं चल पाया, जितना अच्छा चलना चाहिए था उतना अच्छे से नहीं चल पाया, है ना। मुस्लिम लीग जो है वो लगातार पाकिस्तान की डिमांड कर रही थी, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए ही नहीं, बहुत सारी ऐसे पार्टी थी, हिंदू महासभा क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आपके जो क्या बोलते हैं, जो मुस्लिम लीग है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, और पाकिस्तान का डिमांड जो है वो बढ़ता जाता है। पाकिस्तान के डिमांड को क्वैश करने के लिए यहाँ पे सी राजा गोपालाचारी फॉर्मूला लाया गया, इसको बोलते हैं राजा जी फॉर्मूला। और यहाँ पे 3 प्रोविजन के बारे में बात किया गया। यहाँ बोला गया कि जिन इलाकों में मुस्लिम मेजोरिटी है वहाँ प्लेबिसाइड करवा लिया जाए, मतलब लोग तय करेंगे, वोटिंग करके लोग तय करेंगे कि उनको भारत में रहना है या पाकिस्तान में रहना है। अगर पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान अगर बनता है तो दोनों देश जो हैं डिफेंस, कम्युनिकेशन और कॉमर्स के लिए आपसी समझौता करेंगे। तीसरा बात यहाँ पे बोला गया कि दोनों तरफ के रिलीजियस माइनॉरिटी जो हैं, दोनों तरफ के रिलीजियस माइनॉरिटी, मतलब कि पाकिस्तान में जो हिंदू रहेंगे और मुसलमान में जो और भारत में जो मुसलमान रहेंगे, इनको पूरी प्रोटेक्शन मिलेगी, ठीक है। ये कुछ 3 कुछ कोर बातें जो हैं इस प्रोविज़न में बोली गई, ठीक है। इस प्रोविज़न में 3 बातें जो है बोली गई थी, हालांकि ये भी फेल हुआ, और इसके बारे में एक बात जान लीजिएगा कि एक हिंदू लीडर थे, इनका नाम था वीर सावरकर जो है ये इस पूरे के पूरे प्लान को जो है वो खारिज करते हैं। वो उनका क्या नाम था कि जो पूरा राजा जी फॉर्मूला है यही वाहियात है, ठीक है। फाइनली पाकिस्तान बनाना पड़ा, हम लोग को आज़ादी मिल गया 15 अगस्त 1947 को, और 14 अगस्त को ये भिखमंगा देश जो है बन के रेडी हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन के रेडी हो गया और 15 अगस्त को भारत जो है वो आज़ाद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान जो है वो डिवाइड होता है, और 55 करोड़ रुपए, एक्चुअली स्टार्टिंग में 75 करोड़ रुपए देने का बात था, तो इंडियन गवर्नमेंट ने 20 करोड़ दिया और बाद में 55 करोड़ रुपए और दिया गया। तो टोटल जो है मान के चलो कि 75 करोड़ रुपीज़ जो है दे के पाकिस्तान जो इसको बनाया गया, ठीक है, राइट, ठीक है। टोटल जो है 55 करोड़ रुपए देने के बाद पाकिस्तान को यहाँ पे बनाया जाता है। ये आपका पाकिस्तान का मैप है, ठीक है। बाकी तो आप ये मीम समझ ही रहोगे, और इसी के साथ आपका जो लेक्चर है ये वाला वो ख़त्म होता है, ठीक है। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी, जय हिंद।